नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और जैसा आप देख पा रहे हो कि रीट मुख्य परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन भी आज जारी हो चुका है। तो सभी के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बार बार पूछ रहे हैं। बार बार पूछने से आंसर इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हमें भी पता नहीं था इससे पहले कि बीए एडिशनल एलिजिबल होगा क्या। इंग्लिश में जिसने बीए एडिशनल की है, क्या वो इस परीक्षा में भी एलिजिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन था। अभी विस्तृत विवरण आ चुका है तो इसको हम अच्छे से जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये 78 पेज का बहुत बड़ा है। तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहली यही है कि देखिए, आपकी जो पोस्ट थी ये तो पहले ही मैंने बता दी, ये तो आपको भी पता है कि कौन कौन सी पोस्ट्स आई है इसके अंदर। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज इसके अंदर आई है वो ये है, ये अभी कि जिसने सेकंड लेवल, मैं सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लिश से लेना देना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश से संबंधित हैं एडिशनल वाले, तो उनको जानकारी चाहिए थी। तो लेवल सेकंड में जो हैं उनके रीट जो पात्रता परीक्षा थी उसमें कितने अंक होने चाहिए, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म वो फिल कर सकता है जिसके सामान्य या अनारक्षित, जो जिसके कोई आरक्षण नहीं है, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में जो रहते हैं जनरल, उनके नॉन टीएसपी में 60% अंक और टीएसपी में 60, यानी कि 90 नंबर होने ही चाहिए, चाहे आप टीएसपी में हो चाहे नॉन टीएसपी में। एसटी में आपके 55 होने चाहिए। इसके अलावा 55 और 38 टीएसपी में 36 सॉरी, और एससी में, ओबीसी में, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में, इनमें 55% चाहिए। इसका मतलब 82.5, ये 83 मान्य होते हैं। अभी सीटेट में 82 वालों को भी इन्होंने इंक्लूड किया है, तो ये पता नहीं है मुझे कि अभी ये इंक्लूड करेंगे इसमें नहीं करेंगे, ये क्लैरिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। बाकी अगर कोई विधवा है, परित्यक्ता है, उसके लिए 50%, इसका मतलब हो गया 75 अंक होने चाहिए। और दिव्यांग है उनके लिए 40 है, उस हिसाब से ये चलेगा, और हो गए 60 अंक। और ये फिर सहरिया जनजाति के व्यक्ति जो ऊपर टीएसपी वाला है उसी हिसाब से इसमें मिल जाएगा 36। तो ये तो हो गई जानकारी इससे रिलेटेड। अब कुछ अन्य जानकारियां वो भी आप समझ लीजिए थोड़ी जल्दी तरीके से। सिर्फ मुख्य बातें करेंगे हम, कुछ एडिशनल बातों पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो इस पेज में जो ब्लैक बात है ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया आपको पता है शुरू हो चुकी है। ये 23/6 से 27 अधिसूचना के अंतर्गत विस्तृत विज्ञापन जारी कर चुका है ये। और आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाए। दो ऑप्शन मिलेंगे जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, तो एक प्रीव्यू मिलता है सबमिट करने से पहले। कई बार विद्यार्थी प्रीव्यू को देख लेता है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेता है, वो सही नहीं है। सबमिट करने के बाद में फिर से उसको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तभी वो विस्तृत आवेदन आपका जमा माना जाएगा। तो कुछ मुख्य बातें वो कर रहे हैं। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि हम गलती कर देते हैं फॉर्म फिल करते समय, तो उसके सुधार का कई बार तो मौका मिलता है, कई बार नहीं मिलता। इसलिए फॉर्म फिल करते समय आप ध्यान रखें और आप वहां उपस्थित रहें जहां से भी आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं, जैसे ई मित्र या अपने घर पे। तो एक एक डिटेल को आप जांच करें, प्रीव्यू के समय सब चीजें डिटेल आप चेक कर लें, क्योंकि आगे चलकर ये परेशानियां बन जाती है, जॉब भी लग जाते हैं। तो ऐसी व्यवहारिक चीजें ध्यान रखें। उसके बाद में आप देखिएगा इस पेज पे कुछ बातें हैं फीस से संबंधित। फीस तो मायने ही नहीं रखती, जॉब लगना है तो। फिर भी देखिए इसमें सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी या अन्य जो हैं उनके लिए 450 रुपए हैं, और पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा है, उनके लिए 350, और उनके अलावा जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए 250 रुपए फी है वो रखी गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है। फीस एक बार जमा होने के बाद लौटाई नहीं जाती है, तो कहीं भी नहीं होती। आगे जो पद हैं उनके बारे में हम एनेक्सर फर्स्ट में पढ़ेंगे एक तो, और अनुसूचित क्षेत्र में एनेक्सर 5 में पढ़ेंगे। बाकी जो हिंदी के और वो हैं आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं तो इंग्लिश का हूँ तो इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी। तो इंग्लिश में कौन कौन से पद कैसे कैसे हैं उस पर चर्चा करेंगे। आगे मूव करते हैं।
ये पूरे पदों का वर्णन है। एक बात ये तय होती है कि कई बार क्या होता है कि वैकेंसी में पद है वो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो पदों का बढ़ना या घटना ये दोनों ही संभव हैं, ये सरकार के हाथ में होता है, वो बढ़ा भी सकती है नहीं घटा भी सकती है। आप इसमें केस या मतलब कोई रिट दायर नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखें आप। तो ये आपका मतलब भी नहीं है ना। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो उपयुक्त आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। जो इनकी सामान्य प्रक्रिया है, जो भी हैं वो उनसे फिल करेंगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके बारे में बात नहीं है। महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण है ही। विधवा आवेदन होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने पर विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र उसको देना पड़ेगा। परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद न्यायालय का आदेश या इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व करना पड़ेगा। मतलब इस भर्ती की जैसे लास्ट डे होगा ना जो इसका फॉर्म फिल होने का, उससे पूर्व उसको वो होना चाहिए। उसके बाद का वो अगर कहती है कि नहीं उसके बाद में हुआ था तो ऐसा वो एलिजिबल नहीं होगी। फॉर्म फिल करते समय वो होना चाहिए, बस तय बात ये। चलिए, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्या क्या छूट मिलेगी ये तो सब में सामान्य बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हम अलग से बात करें। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के क्या कुछ रहेगा वो देख लेंगे। जो अच्छी चीजें जो अलग से हैं बातें उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। वो करते हैं आगे, ठीक है। वेतनमान देखो फिक्स 23,700 रुपए पे शुरुआत में आपको 23,700 रुपए पे रखेंगे फिक्स। उसके बाद में आप आओगे श्रेणी 10 में, यानी लेवल 10 में आओगे। लेवल 10 में आओगे तो ये काट पीट के लास्ट में आपको 44-45 हजार रुपए मिलेंगे। कब? 2 साल के बाद। शुरुआत में आपको 23,000, तो अरे कितना मिठास आ रहा है ना इसे कि सर प्राइवेट में 40,000 भी है ना, फेल है इस 23,000 के आगे, तो लग जाओ, जुट जाओ आप सभी। आगे देखो, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा, सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों है। सीधी भर्ती के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये यहां पे आपको सारी बातें ढंग से समझनी है भैया। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, अब समझते हैं इसको। हाँ जी, आप पहली शर्त क्या है? स्नातक होने चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे वो बीएड हो, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो प्लस स्नातक हो, अथवा उसके अलावा ये नहीं है तो हो सकता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीए में, बीएससी में या बीकॉम में आपके 50% अंक होने चाहिए मिनिमम, या 50% ना हो तो आप स्नातकोर होने चाहिए और बीएड होने चाहिए। मतलब ऐसे है कई बार मेरे तो सर 47% है, तो आप एमए होने चाहिए। उस स्थिति में एमए के साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, या तो बीए में, बीएससी में, बीकॉम में 50% बीएड, या फिर उसमें कम अंक है तो आप स्नातकोत्तर यानी कि एमए के आधार पे भी और बीएड के आधार पे भी क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, 45% आपके स्नातक में होने चाहिए, और 1 वर्षीय बीएड। ये 1 वर्षीय बीएड के साथ 45% इसलिए किया है क्योंकि जब 1 वर्ष की 2015 से पूर्व में होती थी उस समय बहुत सारे लोग थे वो जम्मू कश्मीर से बीएड करके आ गए थे, तो उनके वहां पे क्या होता, 45% से कम भी अंक होते थे या 45% अंकों तक वहां पे करवाते थे। राजस्थान में तो अवेलेबल नहीं था ये, तो वहां पे वो बीएड करके आते थे, तो उनके लिए एक विशेष छूट है 45% अंकों की। ये 50% अंक 2015 के बाद वालों के लिए हो चुके हैं, ये ध्यान रखें। तो जो 1 वर्षीय स्नातक बीएड करके आए हैं उनके लिए 45% अंक है, उनको भी छूट मिली है, राहत सबको दी है। या इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक छात्र, ये तो आपको पता है कि अभी जो 4 साल का चल ही रहा है वो भी होना चाहिए। मतलब 2015 से पहले सिंगल बीएड, 2 वर्ष वाली बीएड और 4 वर्ष वाली बीएड सभी को ले लिया है। अब कोई भी नहीं बचेगा जिसने बीएड किया है, तो फॉर्म तो वो फिल कर सकता है। आगे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्या होगा आगे। इसके अलावा ये सारी चीजें नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% अंक होने चाहिए और 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएसटीसी वाला डिप्लोमा होना चाहिए जो अभी चल रहा है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, 1 वर्षीय बीएड,
विशेष शिक्षा में, ये विशेष शिक्षा में चल रहा है तो विशेष शिक्षा में भी 50% अंक चाहिए, या आपको 1 वर्ष बीएड का, और न्यूनतम 55% अंक उस और स्नातकोत्तर में और स्नातकोत्तर में, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड ये भी है। ये बहुत रेयर होता है, हालांकि ऊपर वालों में ये सब चीजें फुलफिल हो जाएगी, उसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। 45% है तो 1 वर्ष वाला यानी 2015 से पहले वाला अगर है तो 45 वर्ष में भी 45% में भी आ सकता है। 45 भी नहीं है तो अगर एमए है और बीएड है तो भी चल जाएगा काम। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखो क्या है कि स्नातक परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत संबंध में राज्य सरकार ने एक पत्र भेजा है। उसके अनुसार उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और विशेष शिक्षा में सीधी भर्ती में आवेदन हेतु प्राप्त होगा, पात्र कौन होगा, सॉरी, देखो कौन कौन होगा। ये तो वैसे तो मैंने बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बताई वही बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संबंधित विषय में क्या होना चाहिए, तो सबके संबंधित विषय है, लेकिन प्रश्न ये था कि सर एडिशनल वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, एडिशनल वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो चलो इंग्लिश वाला क्या कह रहा है उस कॉलम की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक क्या होता है, ऑप्शनल विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। समतुल्य परीक्षा का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई फाइन आर्ट लेता है, उसमें इंग्लिश में ऑनर्स कर रहा है इंग्लिश में, तो वो समतुल्य ही है, ठीक है। अब कुछ हरियाणा से बंदे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर हम एलिजिबल हैं कि हमारे 3 साल बीए में इंग्लिश कंपलसरी रहा है। बिल्कुल भाई साहब आप एलिजिबल नहीं हो, आपको यहां पे सीधा सीधा लिखा है कि अंग्रेजी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के लिए ऑप्शनल विषय के रूप में उसके पास क्या होना चाहिए, अंग्रेजी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें यहां एक प्रश्न और आता है जो आप प्रश्न का इंतजार कर रहे थे सर कब उत्तर देंगे, और वो प्रश्न का उत्तर ये है कि क्या आप एलिजिबल हो। अगर आपने एडिशनल की है तो 100% आप एलिजिबल हो। आपने अगर एडिशनल किया है, यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है जिसमें यह बताया गया एडिशनल जो बच्चे होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो भी उनके भी 6 पेपर होते हैं, दो फर्स्ट ईयर के, 2 सेकेंड ईयर के, वो 1 साल में हो जाते हैं, वो डिग्री में काउंट हो जाते हैं। तो बीए एडिशनल वाले भी कंपटीशन में 100% एलिजिबल हैं। अब एक बच्चे ने मुझे कॉल किया आज ही, जैसे ये मैसेज किया कि सर पिछली बार मेरा इन एडिशनल वालों के कारण नहीं हुआ। अरे भाई साहब एडिशनल वालों के कारण नहीं हो इसका मतलब आप में कमजोरी है। उन्होंने एडिशनल करके और आपको पछाड़ दिया, तो टैलेंट तो बीट कर रहे हैं आपका, इसका मतलब कमी आप में है, कमजोरी आप में है। और बताओ किसी और के बारे में आप नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो सीधी सी बात है आप अपने आप में सुधार कीजिए। ये ब्लेम करने वाला है ना, ये काम बढ़िया नहीं है। कोई भी स्टूडेंट है ब्लेम करता है, ये अच्छी बात नहीं है। आप तैयारी कीजिए, भीड़ ऐसे ही जुटेगी, भीड़ में अनोखा बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, पढ़ोगे तो जीतोगे। मैं तो एक ही बात जानता हूं जीवन में, जो पढ़ता है ना वो जीतता ही आगे चल के, आज नहीं तो कल वो लगेगा। लेकिन ये जो रोते हैं ना, ये विद्यार्थी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोना क्या है इसमें, पढ़ो आप। अरे एक विद्यार्थी जिसने बीएससी की हुई है वो इंग्लिश कर रहा है, या मान लीजिए बीए में उसकी इंग्लिश नहीं थी वो कर रहा है, और आपको जो आप 12वीं से लेकर अभी तक इंग्लिश को बढ़िया से पढ़ रहे हो, उस आपको बीट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। तो मैं तो उनको वाकई में बढ़िया मानता हूं, ब्रिलियंट मानता हूं। और कंपटीशन में आप कितने लोगों को ऐसे छोड़ोगे। तो आप ऐसे सोच रहे हो काश भगवान वो है ना उस कंपटीशन में आए ना। अरे भाई साहब इतनी बड़ी वैकेंसी, 8000 जितनी बड़ी वैकेंसी, और उसमें आप ऐसा, गलत। जुट जाइए आप। 2 महीने इनफ है क्या? इनफ है, पर डिफिकल्ट है। अगर अभी से कोई शुरू कर रहा है आज से, इट इज रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं आपके साथ हूं, और मैं अभी जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। 2-3 दिन का वेट कीजिए आप, और फिर उस कोर्स की क्या खास बात है, एक बार उस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप जज कीजिए कि सर वाकई में क्या चाह रहे हैं। अगर फिर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, बट एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे मन का वो पूरा एकदम मैसेज, मैं केवी में था तब से वो था उद्गार कि ऐसा कुछ करूं। तो क्वेश्चन का आंसर है बीए एडिशनल वाले एलिजिबल हैं। जब ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है नोट देके कि ये एलिजिबल नहीं होंगे, इसका मतलब एलिजिबल हैं। अब प्रश्न मत पूछना, ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो।
अभ्यर्थी बीएलएड, बीएड, बीएस अध्यापक लेवल 2 में सामान्य में, बीएड सामान्य, द्विवर्षीय डीएल, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत अलग चीजें हैं। तो बस ये ध्यान रखना, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है जनवरी की, उसके बाद में आपकी डिग्री आती है, आपका रिजल्ट आता है, तो कतई मान्य नहीं है। उससे पहले पहले ही आपका सारे सर्टिफिकेट हैं वो पूर्ण होने चाहिए, आपके रिजल्ट आने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जो आयु में संबंधी छूट है वो तो आपको पता है 18 से लेके आगे तक चलती है, तो वो तो कोई बात नहीं है। आवेदन है वो परीक्षा का आवेदन देखो 19/1/2023 तक है। आवेदन तो 21/12 से शुरू है और 19/1/2023 तक, इस डेट तक आपके बीएड, बीए, एमए जो भी डिग्री है ऊपर अर्हता के हिसाब से वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना SC ST OBC जो आप बनाते हो, जाति वाला, मूल निवास वाला, ये कंप्लीट कर लें आप। फिर मैं कर नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया, ये चीज़ें कम से कम कॉन्फिडेंट ये हो जाएगा तो अपने दिमाग तो लगेगा ना उस समय पढ़ाई में, वरना ये रहेगा पता नहीं फॉर्म तो फिल कर दिया अभी तक हुआ नहीं, क्या नहीं, छोड़ो 1-2 दिन लगेंगे, तुरंत करके काम आ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। नियुक्ति की अयोग्यताएं, तो अयोग्यताएं में देखते हैं क्या सर अयोग्यताओं में हो सकता है क्या, वो एक बार पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं बताता हूं क्या क्या अयोग्यताएं हो सकती है। देखो, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियों चयनित किए जाने पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। एक व्यक्ति है जिसके 2 पत्नियां हैं, मतलब वो बेरोजगार है और उसकी 2 पत्नियां हैं और वो पेपर दे रहा है पहले, तो मतलब उसके लिए मैं तो प्रे करता हूं, मतलब वो नमस्कार योग्य व्यक्ति है, पैर छूने चाहिए। 2 पत्नियां और वो पेपर दे के पास हो रहा है, फिर उसको अपात्र मान रहे हैं। मैं तो इनको गलत मानता हूं, उसको तो फर्स्ट ग्रेड लगाना चाहिए। 3rd ग्रेड के पेपर में वो 2 पत्नियां होने के बावजूद में वो जॉब लग गया और ये अपात्र मान रहे हैं। ये बेवकूफ कितने, देखो फिर भी वो अपात्र माना जाएगा। नियम तो नियम है, क्या कर सकता हूं मैं। किसी भी ऐसी महिला आवेदक जिसके उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं। अच्छा, अब वो महिला वो भी पढ़ाई कर रही है, उसकी मतलब इसको भी नमन है कि इसने उस पुरुष से विवाह किया जिसकी पहले से एक पत्नी है और वो दूसरी वाली है वो पढ़ के लग गई, या पहली वाली पढ़ के लग गई, पहली वाली नहीं दूसरी वाली पढ़ के लग गई। उसको पता था इसका शादी और वो शादी कर रही है और वो पढ़ रही है और उसको लड़ाई से टाइम नहीं मिलेगा, कहां पढ़ेगी वो, फिर भी वो लग जाती है, वो भी पात्र नहीं है। तो भाई साहब आप लड़ते ही रहना, पढ़ाई आपको करना ही नहीं है। कोई भी विवाहित आवेदक सेवा नियुक्ति की पात्र नहीं होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है ना। 1 रुपए नारे लेता हूं मैं तो, ये दहेज, फिर 1 रुपए वाली फोटो, अरे 1 रुपए क्यों लिया है, फिर आपने दहेज लेना ही नहीं था, कुछ भी नहीं लेना था। चलो ये तो बातें हैं, लेकिन दहेज वाला मामला है ये बहुत ही पेचीदा है। दहेज मत लेना आप भी, दहेज कहाँ से लेंगे, बहुत सारे लोगों की तो शादियां अटकी पड़ी है इस जॉब के लिए, तो फिर भी ऐसी मांग भी मत करना आगे चल के। जॉब इज अ जॉब नॉट अ लाइफ। ऐसे आप बन जाओगे मेरा जॉब लग गया अब बस कोई आएगा तलवार से काट दूंगा मुंह से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जॉब इज ए जॉब, जब आ जाओगे तो पता चलेगा। और जितनी बड़ी जॉब होती है उतना ज़्यादा आप विनम्र होते हो ना, तब तो आप बढ़िया हो। अब जॉब बढ़िया आ गई उसके बाद में आप ऐसे कर रहे हो तो आप बहुत फूड लगते हो। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसने 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, तो ऐसे लोग पढ़ भी रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। इनके तो बच्चे मुझे लग रहे हैं 2002 के बाद में बच्चे हुए हैं, तो वो हो गए 20 साल के, तो वो भी 7 पेपर देंगे। तो माता पिता दोनों अगर साथ में पेपर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि माता पिता के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अयोग्यताओं में आगे देखो, ऐसा वाकया मैंने देखा है कि एक पिता था अपने पुत्र को तैयारी करवाने के लिए ले गया था RAS की, वो तो सिलेक्ट नहीं हो, वो पिता हो गया। मतलब बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा चरित्र का नहीं है तो निकाल दिया जाएगा, या आगे पंचायती राज संस्था में नगर पालिका सदस्य नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ये अलग अलग बातें हैं। कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान सरकारी चयन बोर्ड में गलत वे में आ जाता है, कांट छांट करता है, दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करता है, तो बार अब इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना कि वो व्यक्ति जिसने एडिशनल किया उसको अपात्र माना जाए। इसका मतलब आप अपात्र नहीं हो, आप तैयारी करो, बस जुट जाओ। कोर्स हो रहा है 2 दिन में लॉन्च, मेरे साथ जुट जाओ। विश्वास दिलाता हूं मैं आपकी तैयारी पे चांद लगाऊंगा।
आपके साथ रहूंगा। प्रमाण पत्र संबंधी तो जाति प्रमाण पत्र है वो आजकल वो आपको पता है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर वाला लफड़ा आपको पता है, वो देख लेना आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें ऑनलाइन आवेदन संबंधी श्रुत लेख, ये कोई काम की बातें नहीं है, जो काम की बातें थी वो मैंने बता दी। चयन प्रक्रिया, दस्तावेज होंगे वो तो वो बाद की बात है। सिलेबस आपको पता है, सिलेबस को जल्दी जल्दी निकालता हूँ, कुछ काम की बात है तो वो कर लेते हैं। वैसे तो काम की बातें आपको पता चल गई। ये रही काम की बात, ये रोटेट नहीं होगी मुझसे तो मैं ऐसे ही पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि इंग्लिश में जो पद हैं वो है, टोटल जो पद हैं वो है 6724 पद हैं। ठीक है, 6724 पद हैं। उसमें जनरल के जो पद हैं, मुझे ये थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मोबाइल में देख के आपको बता देता हूं, काफी ब्लर इमेज है। एक मिनट दीजिएगा। ये रहा, अब इन पदों का विवरण बता देता हूं मैं कि क्या क्या पद कैसे हैं। आपके जो जनरल के पद हैं वो हैं 1648 पद हैं। बॉयज के जनरल है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें UR अनरिजर्व्ड है। इसमें महिला, विधवा, परित्यक्ता, इनके अलग अलग पद हैं जिनकी कुल संख्या है वो लगभग 600 है। तो टोटल महिला के और परित्यक्ता ये सब आ गए, और UR इसमें सब बातें हैं। अब 1648 में SC ST जनरल सब आएंगे इसमें, बॉयज गर्ल्स, इसलिए ये थोड़ा कम हो जाता है। जो जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि उनको इतनी सीट मिली है और इतनी सीट में सारी कैटेगरी, सारी महिलाएं सब आती हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए वो सोचते हैं कि आरक्षण उनको भी मिल जाए। कई बार तो ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है। आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए इंग्लिश में जनरल में 443। अब जनरल मतलब इनमें जो बॉयज हैं वो ही इसको फिल कर सकते हैं, और इनमें महिला वगैरह इनकी जो पोस्ट है वो अलग से हैं। तो ये टोटल हो जाती हैं 70 पोस्ट आई थिंक। तो टोटल ये पोस्ट हो गई, ये हो गई 2248 और ये हो गई 513 पद, ये EWS की हैं। OBC के जो पदों की संख्या है, OBC में जो बॉयज हैं उनमें 916 पद हैं, और गर्ल्स के जो पद रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 350 पद। OBC की ये 1216 पोस्ट रहेगी, काफी अच्छी पोस्ट है। अब ये OBC में है ना, ये वाले ये इसमें भी जा सकते हैं। तो ये पद 1216 से जुड़ के 2800 पद हो गए, 3000 के पास। उसके बाद में SC में भी MBC में भी अच्छे पद हैं, 220 और 70 पद हैं महिला के। और SC में जो पदों की संख्या है वो है 695 और 215 है महिला के, अच्छे पद हैं। महिला का खुद का आरक्षण होता है, तो महिला तो मतलब अगर MBC में है, बढ़िया से पढ़ रही है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ST में भी पदों के लिए बढ़िया बता सकते हैं, क्योंकि ST में पदों की संख्या 521 और महिला के लिए 159। और उसके बाद में अलग अलग सारी सहरिया ST SC वो सारी बातें हैं ही। तो काफ़ी सारी ऐसी जो जानकारियां हैं वो निकल के आ रही है। उससे ये पता चल रहा है कि ये बड़ी वैकेंसी है। 3rd ग्रेड में हर कोई लग सकता है, 8000 वैकेंसी है। तो अगर अपनी कैटेगरी में देखें तो 3-4 हजार पोस्ट तो हैं, सिर्फ इनके लिए थोड़ा सा कम अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा पढ़ लेंगे, बढ़िया, क्या दिक्कत है उसमें। अब ऐसे आप मान लीजिए ऐसे लेकर बैठोगे किसी बात को, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। जो कॉम्पिटिशन है उसको तैयारी करो भाई, बढ़िया करो, थोड़ी और करो, अपने आप को उस लेवल का बनाओ। क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं सो हैं, सभी के लिए लागू हैं। वो कभी आगे चेंज होगी तब देखेंगे। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है, सभी लोग इसमें जुट जाएं। मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ परसों, जिसने पहले से मेरा कोर्स ले रखा है कहीं से, और वो ये चाहता है कि नहीं सर आपसे जुटना है और वो वाला कोर्स लेना है, उसकी पूरी जानकारी परसों वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 2-3 दिन के बाद उसमें आएगी, और उसमें पूरी डिटेल होगी क्या कुछ कैसे करवाऊंगा। और उन जिन्होंने पूर्व में कोई कोर्स ले रखा है उनके लिए बढ़िया विशेष छूट भी रखूंगा।
आप जुड़े रहिए मुझसे MEP, और मैं आपके लिए हूँ। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं फॉर डेमो क्लासेस। ऐप 1-2 दिन में लॉन्च होने वाली है। थैंक यू। और हाँ, एडिशनल वाले उनके लिए खुशखबरी, और जो नॉन एडिशनल है, जिन्होंने 3-4 साल पढ़ा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में कैलिबर है, आप बढ़िया हो, अपने ऊपर विश्वास दिखाओ, कंपटीशन में सब बराबर है। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो सब जायज़ है, उनको भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे घृणा मत रखो, उनके साथ में से द्वेष मत रखो। अब मान लीजिए रीट का पेपर हो रहा है, पटवारी का पेपर हो रहा है, 50 लाख फॉर्म फिल होते हैं, किस किस से घृणा रखोगे? मत रखो। आप अपनी कैलिबर को सुधारो, बढ़िया करो। बेस्ट विशेष सभी को। थैंक यू।